नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ में। आज बात ईवीएम पर एक बार फिर से। जब जब चुनाव के परिणाम विपक्ष की आशा के विपरीत आते हैं, ईवीएम कटघरे में खड़ा हो जाता है। कई बार अप्रत्याशित रूप से विशाल जीत के कारण भी ईवीएम सवालों के घेरे में आ जाती है। छत्तीसगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरी तरह महाराष्ट्र में उनकी हार हुई और महाराष्ट्र में बुरी हार के साथ ही ईवीएम पर संदेह जताया जाने लगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र की हार का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में जिस पोलिंग बूथ से हम जीते थे वहां एक भी वोट नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? भूपेश बघेल ने कहा कि जब हम बैलेट पेपर से चुनाव करवाते थे तो शाम रात तक मतदान का प्रतिशत तो पता चल ही जाता था, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होने के बाद भी दूसरे दिन तक आंकड़े बदलते रहते हैं। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे और धमकी भी दी थी कि ईवीएम से चुनाव कराए गए तो कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में भाग ही नहीं लेगा। भूपेश बघेल और कवासी लखमा के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस पर पलटवार किया और कहा कि संविधान व संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कांग्रेस के लोगों में जरा भी सम्मान नहीं। देश में संविधान रक्षक अभियान चलाकर कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक नौटंकी करने में लगी है। ये बीजेपी के शब्द हैं। कांग्रेस और भाजपा की इस जुबानी जंग के बीच सवाल यह है कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है तो फिर जम्मू कश्मीर से लेकर झारखंड तक बीजेपी हार क्यों रही है और क्या बैलेट पेपर से चुनाव समय के चक्र को पीछे घुमाने जैसा नहीं? आज की चर्चा इसी पे होगी। उससे पहले बयानों पर एक नजर। यहाँ यही कुरूद में जो प्रत्याशी है उसके घर में 6 वोट है, उसको 1 वोट नहीं मिला। ये कैसे संभव हो सकता है? वहाँ महाराष्ट्र में जिस गांव में लोकसभा में जीते थे, जिस पोलिंग बूथ में, वहाँ 0 वोट मिल रहा है कांग्रेस के। कैसे संभव है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे तो शाम तक के, देर रात तक के हमको ये कितना मतदान हुआ। आज ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक युग है और उसमें ईवीएम से वोटिंग होने के बाद भी जो आंकड़े शाम को 6 बजे बताया जाता है, दूसरे दिन वो आंकड़े बदल जाते हैं, तीसरे दिन और बदल जाता है और डिफरेंस थोड़ा बहुत नहीं, मतलब वो लाखों करोड़ों में है। इसमें आदमी जोड़े घटाए तो समझ आता है कि गलत हो गया, लेकिन मशीन यदि जोड़े घटाए उसके बाद ही गलत हो जाए तो फिर ये कैसा चुनाव है? भूपेश जी, जनता आप पर और कांग्रेस पर विश्वास नहीं करती और आप ईवीएम पर विश्वास नहीं करते, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीति में, लोकतंत्र में तो जनता का विश्वास जरूरी है ना। जनता ही विश्वास नहीं करती। अरे नीति और नियत ठीक करिए। 2018 में इसी ईवीएम से आप गद्दी पर बैठे थे, जमकर लूटा, जमकर खसोटा। जेल के अंदर है कुछ और कुछ जेल में जाने की तैयारी है। अरे जमानत तक नहीं हो रही है। ईवीएम पर दोष देना है तो वायनाड में दो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आप सरकार बनाते हो झारखंड में, तब ईवीएम पे सवाल नहीं आता। भूपेश जी, जनता से नजदीकी बनाइए और विश्वास जीतिए। जनता ने हिंदुस्तान की आप पर ठुकरा दिया है। तो चलिए, ऐसा लगता है कि ईवीएम में हार और जीत के साथ उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहते हैं और एक बार फिर से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ईवीएम सवालों के घेरे में काफ़ी सारे तर्क हैं, इसके समर्थन में भी और इसके विरोध में भी। और विस्तार से समझेंगे। इस वक्त वासु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से, नीता लोधी और कौशल शर्मा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ते होंगे। वासु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। ईवीएम को लेकर लगातार जो है सवाल उठते रहे हैं और एक बार फिर से जो नतीजे महाराष्ट्र के निकल कर आए हैं उसके बाद कांग्रेस ये कह रही है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। बीजेपी लगातार इस बात की पक्षधर रही है कि ईवीएम जो है बहुत सुरक्षित है, इससे चुनाव होना चाहिए। लेकिन अगर देश की 18 से ज्यादा राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि हमें इस व्यवस्था पर भरोसा नहीं, तो क्या इस पर पुनर्विचार नहीं किया जाना चाहिए? अब देखिए अभिषेक जी, ये ईवीएम मशीन को लाने वाली कौन सी पार्टी? मैं तो आपसे पूछता हूं, ये ईवीएम मशीन को लाने वाली कांग्रेस पार्टी है इस देश में। आपने लाया, अब आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो ईवीएम पे दोष मत दो। ये जनता सब समझती है। आप जनता से कनेक्ट करोगे, जनता के मुद्दों को उठाओगे, जनता के पास जाओगे, जनता के लिए कुछ काम करोगे, तब ना आप पार्टी जीत पाएगी आपकी। केवल बोलने बस से नहीं होगा। अभिषेक, आप मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में, आज भूपेश बघेल जी को मैं सुन रहा था आपके चैनल में, भूपेश बघेल जी 2018 में पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में 65 सीट, 90 में से 65 जीत, तो उस समय क्यों फिर वो ले लिया भाई शपथ, जाके तुरंत बोलना था कि भाई नहीं, हमको विश्वास नहीं है, हम फिर से बैलेट पेपर चुनाव चाहते हैं। तो आज अभी इस चुनाव में देख लीजिए, प्रियंका गांधी वादा जी कितने लाखों वोट जीती है, तुरंत आज शपथ ले लिए संसद में जाके। तो अपना जीतेंगे तो तुरंत जाके शपथ ले लेंगे और फिर बोलेंगे ईवीएम ठीक नहीं है। झारखंड में देख लीजिए, पूर्ण बहुमत के साथ अच्छे लीडों से वो उनकी सरकार बनी है, इनकी इंडिया गठबंधन की,
तो ये ईवीएम का रोना कब तक रोएंगे? जनता के पास जाइए, जनता को बताइए कि आप जनता के लिए क्या कर सकते हैं, आपकी सरकारों ने जनता के लिए क्या किया, तब जनता आपसे कनेक्ट करेगी, ना कि ये ईवीएम का रोना रोने से। कांग्रेस पार्टी कुछ भी बोले, आप देखिए देश आगे बढ़ रहा है, देश तकनीकी की ओर आगे बढ़ रहा है। ये कांग्रेस बैलेट पेपर में करे। अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी को मैं और सुन रहा था, वो कह रहे थे कि शाम तक आंकड़े नहीं मिलते, सारे चैनलों में आंकड़े दिखते हैं कि इतने % वोटिंग हो गई है, शाम को जैसी नहीं वोटिंग वासु खत्म जी, होता है। उनका सवाल ये था कि शाम तक जो आंकड़े दिखते हैं वो और 2 घंटे में बदल जाते हैं और अगले दिन फिर बदल जाते हैं, और 2-3 दिन तक इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जिसको लेकर सवाल उठे। क्योंकि तर्क ये दिया जा रहा है कि ईवीएम एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, बैलेट यूनिट में अच्छा है, तेजी से रिजल्ट निकलकर सामने आते हैं। एक बटन से जब टोटल निकलकर सामने आ जाता है तो ये परसेंटेज में इतना बड़ा अंतर कैसे आ रहा है? उनका सवाल ये है, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है। अच्छा सवाल है अभिषेक जी। आप मुझे बताइए कि भाई जब बैलेट पेपर वहां चुनाव बैलेट पेपर चुनाव होता था, क्या बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें नहीं होती थी? इससे ज्यादा शिकायतें होती थी, बूथ को लूटने तक की शिकायत होती थी। अभी ईवीएम में हो रहा है। आप ये अभी बोलते हैं कि परसेंट नहीं निकल जाता, आपके सारे प्रतिनिधि उस बूथ में मौजूद रहते हैं, कितने % वोट पड़ा, कितना वोट पड़ा, कौन कौन लोगों ने वोट दिया, आपके भाजपा के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं, और उसका सीरियल नंबर भी उनके पास होता है, जो बूथ में उनका एजेंट होता है, और वही सीरियल नंबर जब गिनती के दिन सामने में वही सीरियल नंबर खुलता है। और दूसरी बात, आप जो कह रहे % की बात, जो तो ओवरऑल आंकड़े आते हैं वो तो चुनाव आयोग बताएगा कितने % वोट पड़े। जो मोटा मोटी आंकड़े जो अपन एजेंट के थ्रू जो आप चैनलों में भी दिखाते हैं, जो मोटा मोटी आंकड़े निकल के आता है, सब सबके सामने होते हैं, लेकिन चुनाव आयोग बता। अब मैं यही पूछना चाहता हूं ना, नहीं, अगर लेकिन चुनाव वासु जी, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी आज से 6 साल पहले, तब से ये व्यवस्था शुरू की गई कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर जो वोटिंग नंबर परसेंटेज है उसे जो है मैंडेटरीली जारी करेगा जैसे ही चुनाव खत्म होते उसके बाद। सवाल ये है कि ये नहीं कहा गया है कि अगले 1 घंटे में ही जारी कर दीजिए, आप 2-3 घंटे ले लीजिए वोटिंग के बाद और उसके बाद आप नंबर जारी कीजिए। अगर ऐसे हर 2 घंटे में या फिर 6 घंटे बाद नंबर बदल जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है। अब मुझे तो ये आप अभिषेक जी, मैंने तो कहीं देखा नहीं ऐसा। अगर इस प्रकार से आप बता रहे हैं तो एक आध उदाहरण आप दीजिए। मेरे को पता नहीं है कि अगर वोटिंग परसेंटेज कुछ दूसरा, चुनाव आयोग एक समय पहले कुछ दूसरा बताया है, 2 घंटे बाद दूसरा बताया, ऐसा कभी होता नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि हमने वोटिंग परसेंट इतना देखा था, अब ये बढ़ के इतना हो गया। ये कांग्रेस पार्टी बोल रही है, ये चुनाव आयोग नहीं बोल रहा है। इसको समझना पड़ेगा। चुनाव आयोग सामाजिक संस्थान में दुरुपयोग का आरोप कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन खुद वे भरोसा किसी के ऊपर करते नहीं है, भारत के ऊपर, लोग काम के ऊपर, और दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। मैंने वही कहा, जनता से कनेक्ट होना पड़ेगा, तब आप चुनाव जीतेंगे। केवल ईवीएम का रोना चुनाव नहीं जीत पाएंगे। नीता जी, क्या कहेंगे? हर बार जब कांग्रेस की हार होती है आप सीधे पूरा ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है? क्योंकि दूसरे राज्यों में आपने जीत भी हासिल की और अच्छे खासे अंतर से आपने जीत हासिल की, तो वहां भी तो ईवीएम यूज हुआ था। अब जब आप यहाँ पे हार जाते हैं सिर्फ वहां के लिए अगर ये बात कहेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आप एक सम्मानजनक तरीके से अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अभिषेक जी, सवाल तो उठता है, सवाल जगह जगह पर उठता है। सवाल उस जगह पर भी उठता है जहां पे ये लोग इस तरीके की, आप बताइए 17C का जो मिलान है, 17C का मिलान जो हमारे बूथ के एजेंट बैठते हैं वहां पे और कलेक्ट्रेट में भी जो जमा होता है, उसके मिलान में अंतर क्यों आ रहा है? क्यों ये अंतर आ रहा है? आप अभी देखिए ADR की रिपोर्ट्स है इसमें। अभी पिछले बार जो 543 सीटों में जो चुनाव हुए थे उसमें 538 सीटों के जो रिकॉर्ड में मिलान है वो ढंग से नहीं हो पाए। 17C में आप देखेंगे 5,74,000 से भी ज्यादा के आंकड़ों में इनके अंतर आया। 176 ऐसे लोग ये जगह थी जहां पे ये मिसमैच कर रहे थे। 17C को भी ये पहली बार क्यों नहीं कर रहे? अगर इतने हाईटेक हो गए हैं तो ये 17C का मिलान ये प्रॉपर रूप से क्यों नहीं करते? और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जो वीवीपैट का इंतजाम है, अगर वीवीपैट है और हम वोट डालते हैं, वीवीपैट आता है तो वीवीपैट हमको दे दिया जाए, हम उसको ये करें और बैलेट पेपर उसमें डब्बे में डालें और उसकी काउंटिंग हो जाए। तो वीवीपैट की काउंटिंग कराने से, गिनती कराने से भारतीय जनता पार्टी, निर्वाचन आयोग क्यों पीछे हटते हैं? आप इस बात को भी देखिए। और जहां तक है ईवीएम मशीन की बात हो, आप बताएं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने सबसे पहले इसका विरोध किया था। उसके साथ साथ आप देखिए 2010 में जो इनके प्रवक्ता थे GVL नरसिम्हन जी, उन्होंने भी इसका विरोध किया था, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। और देखिए जब मध्य प्रदेश में एक बाई इलेक्शन हो रहा था 2017 में, अटारी में हो रहा था, वहां देखिएगा कि वहां के अंतर, बहुत ज्यादा अंतर
वोटों के अंतर पता चला था। अभी आप परसों की आप बात देख लीजिए, तालकटोरा में आप सुने होंगे कि एक प्रत्याशी ऐसा जिसके परिवार में 32 लोग हैं और उसको 0 वोट मिला, तो क्या उसने खुद ने भी वोट नहीं डाला? निश्चित रूप जब से बहुत सारे इतनी सवाल है, लेकिन नीता जी ये जो सवाल है उसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। तो ये जो जितनी भी चीज़ें आपने गिनाई, ये बैलेट पेपर से चुनाव कराने से कैसे ठीक हो जाएगा? देखिए बैलेट पेपर चुनाव देखिए आप करवाइए मशीन से, पर जो वीवीपैट की जो आती है हार्ड कॉपी आती है, हार्ड कॉपी भी की भी काउंटिंग आप कंपलसरी कीजिए ना। हमें देखिए लोकतंत्र में हमें ये जानने का अधिकार है कि हमने वोट कहाँ दिया है। जब हमने वोट दिया, आपकी मशीन ने कुछ शो किया और उसने रिकॉर्ड कुछ कर लिया, भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप देख लें हमारे पास ये मोबाइल रखा है, अगर हम इसका बैटरी भी ये करते हैं तो ये डाउन हो जाता है। आप बताएं जब काउंटिंग के समय जब उसकी जो ईवीएम की जो बैटरी होती है, आपने रख दिया इसको भाई, और जब काउंटिंग के समय देखें तो उसकी बैटरी 91%, 95% तो क्या इससे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बैटरी कम भी तो हो सकती है? तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं। ठीक है, केवल जवाब भारतीय जनता वासु जी पार्टी क्या कहेंगे जो खामियां निकल कर सामने आई, चाहे वो बैटरी के परसेंटेज को लेकर हो, और ये सवाल भूपेश बघेल जी ने भी पूछा कि प्रत्याशी के अपने ही घर वालों ने उन्हें वोट नहीं दिया, ये भी अपने आप में एक सवाल है। कहाँ कहाँ ये जो खामियां जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स की वोटिंग की डिस्क्रिपेंसी मिली है एज पर द रिपोर्ट जो अभी शुरुआती तौर पे जानकारी सामने आई है, और ये इलेक्शन कमीशन का ही डेटा है जिसको एनालाइज करके रिपोर्ट निकाली गई है। देखिए, अगर अभिषेक जी अगर ऐसी कोई बातें हैं तो आप इलेक्शन कमीशन पीठासीन अधिकारी होते हैं, आप शिकायत कीजिए। वहां पे अभी कांकेर में किए थे, इनके प्रत्याशी शिकायत निकल के कुछ नहीं आया। यही बात है, मैं तो बोल रहा हूं अगर कुछ गलती है तो इलेक्शन कमीशन शिकायत कीजिए, नहीं है तो न्यायालय के शरण में जाइए। आप कुछ करते नहीं है, परसेंट बढ़ गया, वो परसेंट यहाँ पर भी बैटरी उतना था, गिनती के दिन भी बैटरी उतना था, तो आप जाके शिकायत कीजिए ना, शिकायत कीजिए, न्यायालय में जाइए, कुछ तथ्य दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बैलेट पेपर में वीवीपैट मशीन के पूरे जगह पे नहीं होता था, कुछ कुछ जगह में वीवीपैट होता था। सुप्रीम कोर्ट ने मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया कि वीवीपैट हर जगह होनी चाहिए। अब हर जगह वीवीपैट है। आप जब वोट देंगे तो वीवीपैट में साफ दिखाता है आपने किस पार्टी को वोट दिया है, तो ये तो दिखता है साफ। कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही कि नहीं दिखता, दिखता तो है, साफ दिखता है। पर और दूसरा ये सारे मामले, एक मिनट नीता जी, एक मिनट नीता जी रुक जाइए ना, मैं बता रहा हूं आपके सारे बातों तथ्यों को। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ इस बात को खारिज कर दिया है। तो आप हमारी बात मत, सुप्रीम कोर्ट की बात को तो मानिए, हमारी बात छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से इलेक्शन को लेकर कहा था कि इससे कैसे सुनिश्चित हुआ कि ये सुरक्षित है कि नहीं। लेकिन वास्तविक सवाल ये कि जब 2009 में एल.के. आडवाणी जी जब हार गए थे तो सबसे ज्यादा ईवीएम का विरोध आप ही की पार्टी ने किया। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक और याचिका लगाई और मांग की कि इसमें वीवीपैट जो है उसे यूज किया जाए। एक सिस्टम बाद में लाया गया था, हालांकि तब उन्होंने मांग की थी इसके साथ एक पेपर ट्रेल स्क्रिप्ट होनी चाहिए, जो बाद में वीवीपैट आया। तो ये मामला भी तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए 2013 में, तब जाकर वीवीपैट जो है लागू किया गया। तो इलेक्शन कमीशन तो शुरुआत से ही डिनाइल पे रहा है, वो मानने को ही तैयार नहीं कि आपकी जो व्यवस्था है उसमें खामी हो सकती है। हर बार मामला सुप्रीम कोर्ट में जाके अटकता है, तभी जाके कुछ बदलाव आते हैं। 2013 में तो यूपीए की सरकार थी। अभिषेक जी, मैंने ये कहा अगर कुछ खामियां हैं तो खामियां सुधारी जा सकती है, निश्चित तौर पर सुधारी जा सकती है। आपने कहा वीवीपैट, मैंने वीवीपैट पहले ही कहा, वीवीपैट पहले कुछ ही बूथों में होता था, आप सारे जगह कंपलसरी कर दिया गया है, सारे बूथों में वीवीपैट होता है। और जहां तक आप आडवाणी जी की बात कर रहे हैं 2009 में, मैंने फिर कहा ये ईवीएम मशीन लाने वाली कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने लाया इसको। अब ये रोना रोने की ईवीएम पे चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर चुनाव में बूथ कैप्चरिंग से लेके बूथ को लूटने तक की खबरें आती थी। तो उसका क्या है? आप ऐसा बोल रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा तो पारदर्शी चुनाव होगा। आप उदाहरण तो बताइए कि इससे चुनाव कराएंगे तो पारदर्शी चुनाव होगा, उसका आप उदाहरण तो बताइए। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेते हैं। मनीष वोरा जी, ये हर बार एक चुनाव होता है और उसके बाद फिर से ईवीएम के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ दिया जाता है और फिर से बैलेट लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये जो मौजूदा व्यवस्था है, और इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि अभी जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी पूरी वोटिंग की, उसमें बहुत फर्क दिखा था। 5 लाख से भी ज्यादा जो वोट्स है वो डिस्कार्ड कर दिए गए थे। इसको भी लेकर सवाल उठा। तो यूपी इलेक्शन जो आयुक्त वहां के, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर ये चीज़ जारी करी थी कि ये जो अंतर आता है उसमें अक्सर ये होता है कि वोटिंग से ठीक पहले ईवीएम का जो मॉक पोल किया जाता है, अगर कोई पीठासीन अधिकारी उसे मिटाना भूल जाए तो इसलिए ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। और भी चीज़ें थी, जैसे कि वीवीपैट में जो पर्चियां मॉक पोल में डलती है, अगर वो बाहर ना निकाला जाए, उसी में रह जाए, तो भी डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये है, क्योंकि एज पर द नॉर्म्स एक कैंडिडेट 5 वोट डालता है मॉक पोल के टाइम पे और मैक्सिमम 16 कैंडिडेट्स एक ईवीएम पे वोट डाल सकते हैं, तो कुल मिला के 16 पंजे 80।
तो 1000 का अंतर कैसे आ सकता है मॉक पोल से भी? तो ये कुछ क्लियर नहीं, कुछ ऐसी बहुत सारे फाइन नॉर्म्स हैं जिनको लेकर क्लैरिटी नहीं आ रही है। अलग अलग जवाब जरूर आ रहे हैं लेकिन असमंजस की स्थिति दिखती है। देखिए, जिस तरीके से बात निकल करके हर बार ये आती है, चुनाव हारने के बाद ये कहा जाता है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। तो बैलेट से चुनाव और ईवीएम से चुनाव, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर जो जब इलेक्शन कमीशन चुनावों के पहले इस बात के लिए सारे राजनीतिक दलों को बुलाता है कि आप आकर के रैंडमली जो ईवीएम मशीनें रखी हैं उनको चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद में जो है वो आप उसको सर्टिफाई करें। तो उस समय जब आपके राजनीतिक दल के लोग वहां जाते हैं और जाने के बाद वहां पर अभी साइन करके देते हैं, तो केवल एक जगह नहीं होता, ये प्रक्रिया हर जगह होती है। यानी जब ईवीएम मशीन आकर के कहीं रखाई जाती है राज्य स्तर पर, तो वहां पर भी राजनीतिक दल के जो प्रदेश स्तर के लोग होते हैं उनको बकायदा इलेक्शन कमीशन से लेटर जाता है कि आप आइए और मशीनों को चेक करिए, और चेक करने के बाद उसको सर्टिफाई करिए। उसी तरीके से ये आपने भी इस बात को कहा कि जब पोलिंग बूथ में भी मॉक पोल होता है, मॉक पोल यानी ये बॉल के आप टेस्ट करते हैं कि मैं जिसको वोट दे रहा हूँ वो वोट उसी पार्टी को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जब ये मॉक पोल भी होता है, मॉक पोल होने के बाद फिर वहां पर भी साइन करते हैं, जो दोनों दलों के वहां पर प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं वो साइन करते हैं। उसके बाद में जब ईवीएम लॉक होती है तब भी साइन होता है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का पालन होने के बाद में रिजल्ट आने के बाद आप पहले ही चीज को ऑब्जेक्शन करिए, या तो आप बहिष्कार कर दीजिए कि भाई हम ईवीएम से होने वाले इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप बहिष्कार भी नहीं करते हैं, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पार्टिसिपेट करने के बाद जहां से आपके लिए जीत जाते हैं वहां पर ईवीएम खुद जाता है, जहां से हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाता है। तो ये भी स्थिति है, इसको समझना होगा कि लगातार टेक्निकली देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि टेक्निकली किसी भी डिवाइस के अंदर में कोई परिवर्तन आपको करना है। सपोज यदि हम मोबाइल का भी एग्जांपल ले लें तो आपको मोबाइल के अंदर कुछ परिवर्तन करना है। जैसे आप मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन जब तक नहीं होगा, वो डिवाइस कहीं से कनेक्ट नहीं होगा जब तक, चाहे वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो, किसी भी रूप में उस डिवाइस को किसी न किसी से कनेक्ट होना होगा। कनेक्ट होने के बाद ही उसके अंदर जो डेटा है। मनीष जी, पर ये एक और सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। ये जो यूपी चुनाव ने ये बात कही, डोंट यू थिंक ये स्टेटमेंट कैजुअली दे दिया गया? क्योंकि आप एक बटन दबाते हो, आप मॉक पोल के बाद जब क्लियर कर देते हैं डेटा तो बटन दबाते ही 0 दिख जाता है। इट्स जस्ट अ बेसिक प्रोसेस। अगर उसमें भी इतनी खामी हो रही है तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि ये किस तरह की लापरवाही, आप इतना कैजुअली कैसे ये बात कह सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम की क्रेडिबिलिटी सवालों में है, लेकिन जो उनको संभाल रहे हैं वो अगर इसको लेकर इतना कैजुअल हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि 10 वोटों का अंतर भी एक कैंडिडेट को हरा सकता है। ये निश्चित रूप से 10 वोट तो आपने बहुत बड़ी बात कही थी। एक वोट से भी जो है वो फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी, एक वोट का भी फर्क रहा। तो 10 वोट में बहुत बड़ा सवाल है। और जो बात आप कह रहे हैं मॉक पोल को लेकर के, तो मुझे लगता है जो मतदान के समय जो कर्मचारी वहां पर होते हैं उनको बकायदा 1, 2, 3, 4 बार ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद उनको वहां पर भेजा जाता है। उस समय उसके बाद भी यदि वो लापरवाही करते हैं तो ऐसे कौन लोग हैं जो इस प्रकार की लापरवाही करते हैं? उस लापरवाही का बड़ा खामियाजा जो है भुगतना पड़ता है। तो ये स्थितियों को समझना होगा, और इस प्रकार की स्थितियां यदि बनती है तो उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि आपको बार बार एक बार में मुझे लगता है ईवीएम से कम यहाँ पे 25 चुनाव हो चुके हैं, और उन चुनावों के बाद में स्थिति है कि मॉक पोल जो होते हैं उनको रिलीज नहीं किया जाता है, उसको लेकर के होता है। ये जो बयान है मुझे लगता है ये तर्कपूर्ण बयान कतई नहीं हो सकता। जिस भी व्यक्ति ने ये बयान दिया मुझे लगता है ये तर्क संगत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की स्थितियां जो निर्मित हो रही है और इस प्रकार के कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदार व्यक्ति ने बयान दिया है तो निश्चित रूप से ये बड़ा गंभीर मामला है, इस पर विचार करना चाहिए और इसमें जो लोग दोषी होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए ये तो एक प्रशासनिक अधिकारी जो वहां पर होता है ये उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, उसके साथ साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद होते हैं। वो इस बात को प्रेषित करते हैं कि मॉक पोल होने के बाद में ईवीएम को वो मॉक पोल रिलीज किया गया है कि नहीं किया गया। उसके बाद उनसे एक पेपर पे फिर साइन लिया जाता है, मॉक पोल हुआ, मॉक पोल में हमने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद उसको रिलीज किया और रिलीज करने के बाद में ये स्थिति है। तो ये जो इसके बावजूद यदि कोई इस प्रकार का बयान दे रहा है
तो मुझे लगता है ये तर्क संगत बयान कतई नहीं है, और इस प्रकार का बयान देने वालों की इस बात की इंक्वायरी होना चाहिए कि क्यों आपने ये बयान दिया है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर जो पीठासीन अधिकारी है वो वोटिंग करा रहे हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है, अगर वहां गलती हो रही है तो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई। नीता जी, एक सवाल आपसे, एक दिन पहले ही इसी तरह की याचिका खारिज हुई है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैलेट से चुनाव कराने की मांग कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। इससे पहले 2018 में भी गया था, तब इलेक्शन कमीशन ने यह बात कही थी कि तब मसल आप बैलेट यूनिट में एक साथ ढेर के ढेर वोट डाल दो। मेरा एक सवाल है, क्योंकि ऐसा लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन है, लोगों को लगता है कि बैलेट क्रेडिबल है लेकिन कन्वीनियंट भी है, क्योंकि अगर ईवीएम की अगर हम बात करें तो ईवीएम की खास बात यह है कि उसमें 1 मिनट में आप 5 ही वोट डाल सकते हो मैक्सिमम, उससे ज्यादा वोट नहीं डाल सकते। उसके अलावा अगर कोई बूथ कैप्चर करने की कोशिश करता है, एक बटन से ईवीएम पूरी तरह लॉक हो जाता है, उसके बाद कोई इस पर वोट नहीं डाल पाएगा। एक और चीज, जो अधिकारी वहां बैठा है, जब तक वो बटन प्रेस नहीं करेगा तब तक जो वोटर है वो एक ही वोट दे सकता है, उसके बाद वो यूनिट अपने आप स्टैंड बाय पे चली आती है। हमने एक वीडियो भी देखा था, इसमें एक लड़का 8 बार 10 बार बटन दबा रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं जब तक वहां पे जो अधिकारी बैठा हुआ बटन नहीं दबाएगा तब तक 8 बार के आप 1000 बार दबा लीजिए, आपका एक ही वोट काउंट होगा। तो ये जो सिक्योरिटी फीचर्स है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोगों को ये लगता है कि बैलेट जो है ज्यादा सिक्योर्ड है, बट इट इज नॉट। आप जाके एक साथ 500 वोट डाल सकते हैं। आधा घंटा अगर आपने बूथ कैप्चर किया, जब तक में कोई सिपाही वहां पहुंचेगा तब तक आप पूरा इलेक्शन जो है, वोटिंग जो है बिगाड़ सकते हैं, जबकि ईवीएम में आप नहीं कर पाएंगे ये। देखिए अभिषेक जी, आपने एक बात करी, वो जो अधिकारी बैठा रहता है जब तक वो ना बटन दबाए, उस पे इशारा ना हो, तब तक वो वोट नहीं डाल सकता। आप बात को समझिए, ये कुछ भी करते हैं, कैसे भी करते हैं। आप बताएं कि जिस बूथ में, ठीक है, ये तर्क भी मान लेता हूं मैं, लेकिन अगर आप ऑन रिकॉर्ड भी देखें, चलिए एक पुलिसकर्मी को आधा घंटा लगेगा, आधा घंटे में मैक्सिमम आप अगर जबरदस्ती डलवाना चाहे तो मात्र 150 वोट ही डलवा पाएंगे। भैया आधा घंटे में बैलेट यूनिट आप पूरी भर सकते हैं। आप बताइए, आप इस मोबाइल डिवाइस से, अपने फीचर से आप इसको सेट करके अपना काम कर सकते हैं। आप यहाँ बैठे, आप अपने यहाँ ऑफिस में बैठे बैठे घर का आप एसी और स्विच ऑफ ऑन कर सकते हो। आप यहाँ बैठे बैठे अपने घर के सीसीटीवी कैमरे पे देख सकते हैं। आप ये बताएं, जब ईवीएम मशीन है, इस जो कंपनी के निर्माता है जो करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको ओपन करें ना कि मैम, आपकी सरकार में भी वही कंपनी निर्माण करती थी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पेशल सुनवाई की थी, मैम प्लीज, उसमें नहीं अभिषेक जी, वो ना कनेक्ट हो सकता है नेटवर्क से, ना मैकेनिकली, ना नेटवर्किंग। 2017 में जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था सभी पार्टियों को कि आप आइए ईवीएम घर करके दिखाइए, तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं गई? नीता जी क्यों नहीं गई भाई? अगर नीता जी को पता है होता है तो नीता जी को चले जाना। 2017 में इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था आपको, क्यों नहीं गए नीता जी? आपको पता है होता है तो बताइए। तो देखिए, मूल मसला, ठीक है वासु जी, एक जो नीता जी ने जो इंपॉर्टेंट बात कही, की बातें नहीं चलेगी नीता जी। ठीक है, नीता जी ने जो एक इंपॉर्टेंट बात कही है, मैं उसी पे आऊंगा। नीता जी, आप ही का सवाल ले रहा हूं, समय बहुत सीमित है। ठीक है, वो ये कह रही है कि सिस्टम से नहीं, सिस्टम को संभालने वालों से दिक्कत है, उन पर भरोसा नहीं है। और दूसरी चीज ये, बैलेट पेपर से भी जब चुनाव होते थे तब आप नीता जी, बीच का ऑप्शन आप लोगों ने ही चुना था कि वीवीपैट की 100% काउंटिंग हो। ठीक है, घंटे से ज्यादा क्यों समय लगाते हैं ये लोग, और क्यों 17C के फॉर्म में डिफरेंस आता है? ठीक है वासु जी, क्योंकि मामला इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का है, तो एक जो सवाल उन्होंने पूछा वो, और दूसरा ये कि वीवीपैट की 100% काउंटिंग कराने में क्या दिक्कत है? थोड़े ज्यादा जरूर लगेंगे, लेकिन हमेशा के लिए इस मुद्दे का पटाक्षेप हो जाएगा। तो अभिषेक जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन पूरी वोट गिनती जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं, कराए बिल्कुल कराए। वो तो मामला सुप्रीम कोर्ट में हर जगह गया है, हर जगह सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई। सारे सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब दिया गया कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम 100% काउंटिंग कराएं, अगर ऐसे काउंटिंग कराया तो 6 महीने लग जाएंगे रिजल्ट आने में। तो वही कह रहा हूं अभिषेक जी, ये तो आप चुनाव आयोग और वही समझेगा ना जो काम करता है। और जहां तक नीता जी दूसरी बात कहे, जो अधिकारी वहां बैठे रहता है और लाखों लाख अधिकारी इसमें लगे होते हैं, तो क्या सबको भारतीय जनता पार्टी सेट कर लेती है? ये नहीं कुछ भी बातें करते हैं नहीं अभिषेक जी, हाथ पांव नहीं है इनका कुछ बात करने का। ये नहीं, हद हो गई, हद हो गई। जनता का कुछ काम करना नहीं है, जनता के लिए कुछ करना नहीं है, और सर पर की बात करोगे तो जनता वोट नहीं करेगी। जनता के लिए क्या कर रही होगी ये बताओ या नीता जी? केवल हम ईवीएम पे रोना रहोगे ना तो जनता देख रही है। अंतर क्यों आता है? जितने वोट पड़े वो अचानक से वोट, अरे आप जाइए ना, शिकायत क्यों नहीं किए? अरे आप शिकायत किए, आप शिकायत किए, आप दिखाइए आप शिकायत किए नीता जी को पूछिए, नीता जी को पूछिए शिकायत किया। निश्चित रूप से देखिए,
ये टिप्पणी मेरी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है इस मामले को लेकर। और मैं ये इस कार्यक्रम को खत्म करते करते जरूर कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर व्यवस्था में कुछ ना कुछ खामियां होती ही हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी व्यवस्था जो है पूरी 100% सुरक्षित हो। समय के साथ उसमें बेहतरी की जाती है। पहले ईवीएम होता था, फिर उसमें वीवीपैट आ गया। एक रैंडमाइजेशन में वीवीपैट की काउंटिंग होती थी, अब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 होती है। शायद इस व्यवस्था को और बेहतर किया जाए और उम्मीद कर सकते हैं कि शायद एक दिन 100% वीवीपैट से काउंटिंग हो, या फिर इससे भी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे इस तरह के मुद्दों का हमेशा के लिए पटाक्षेप हो जाए और ये स्पष्ट हो जाए कि भाई जो जीत मिली है वो जीत कितनी सही है और हार कितनी सही है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ईवीएम का मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। हालांकि एक के बाद एक कई सारी ऐसी जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई बैलेट पेपर से चुनाव कराने की, उन्हें खारिज किया गया है। हालांकि राजनीतिक दल अभी भी बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने के पक्षधर है, लेकिन वीवीपैट एक बीच का रास्ता हो सकता है जिससे कहीं ना कहीं जो हमारी पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम और ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बना सके। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।